और भी बात अभी रखेंगे। तो जब हम लोग इसको 4 साल पहले इस राष्ट्रीय ओबीसी दिवस को आजमगढ़ में इसके कार्यक्रम को बनाना शुरू किए थे और उस समय से लेकर आज तक मुझे लगता है कि जो डेवलपमेंट है लगातार उस पर हम लोग को बात करनी चाहिए कि हमारा एक छोटा सा प्रयास कैसे 4 साल पहले जब हम लोग मंडल कमीशन की रिपोर्ट 7 अगस्त को लागू हुई और इसको राष्ट्रीय ओबीसी दिवस के रूप में आजमगढ़ में मनाने लगे और ये दिवस खास तौर पर कोरोना काल में पहली बार हम लोगों ने ये बात कही कि जो अदर बैकवर्ड क्लास है, जो पिछड़ा तबका है, उसको भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में उसको इग्नोर किया जाता है और उसको जिस दिन एक्सेप्ट किया गया वो तारीख थी 7 अगस्त। और उसके पहले अगर भारत में जो रिजर्वेशन की बात है तो 26 जुलाई को साहू जी महाराज ने उसको लागू किया था गैर ब्राह्मणों को आरक्षण देकर। और जब हम लोग राष्ट्रीय ओबीसी दिवस मना रहे थे उस समय भी हम लोग इस बात को कह रहे थे कि मंडल कमीशन की संपूर्ण सिफारिशों को लागू किया जाए, क्योंकि मात्र 2 सिफारिशें लागू हुई है तो 7 अगस्त को लागू हुई, बाद में उच्च शिक्षा में आरक्षण को लेकर अर्जुन सिंह जी ने लागू किया। सवाल इस बात का है कि वो 38 जो सिफारिशें हैं वो आखिर में क्यों लागू नहीं हुई। दूसरा कि जब हम लोग इस बात को कह रहे थे तो इस देश में जो तमाम राजनीतिक दल थे वो जात जनगणना की बात को उतना मुखरता से नहीं बात कर रहे थे, लेकिन आज इस देश में कोई भी राजनीतिक दल उसकी हैसियत नहीं है, उसकी औकात नहीं है कि वो जाति जनगणना का विरोध कर दे। लेकिन इस देश में जब हम लोग आज बैठे हैं, जनगणना हो रही है लेकिन जात जनगणना नहीं हो रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जात जनगणना, क्योंकि जात जनगणना की हम जो बात करते हैं तो हम सबकी बात करते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में जनरल की गणना हो, ओबीसी की गणना हो, एससी एसटी की गणना हो, सबकी गणना हो, लेकिन मात्र एससी और एसटी की गणना होती है और ओबीसी की गणना नहीं होती है। और हम नहीं कह रहे कि ओबीसी की गणना आप करवाइए, क्योंकि हम ओबीसी की गणना करवा करके भी कुछ हम नहीं हासिल कर पाएंगे जब तक आप संपूर्ण, अभी जो बात कह रहे थे राजेंद्र जी कि मानवर काशीराम जी ने इस नारे को लगाया था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उतनी हिस्सेदारी। मामला ये है जनगणना सिर्फ आंकड़ा नहीं है, उसके बाद हमको जो आंकड़ा आएगा उस आधार पर हम संघर्ष करेंगे। जो अनऑफिशियल आंकड़ा है उसमें इस देश में 41% जमीनों पर सवर्णों का कब्जा है और मात्र 31% जमीनों पर ओबीसी का कब्जा है। और जिस मुसलमान को डरवाते हैं कि पूरे देश पे कब्जा कर रहा है वो मात्र 8% जमीनों पर कब्जा है। और जो दलित है उसका 11% है। मुझे लगता है कि जो पट्टेदार, उसमें पट्टे वाले भी बहुत होंगे और 70-80 के दशक में जो पट्टे मिले आज उन पट्टों को भी छीन लिया गया है, छीना जा रहा है। तो सवाल इस बात का है कि देश में समृद्धि का 2 ही आधार हो सकता है, चाहे वो जमीन हो सकती है, चाहे रोजगार हो सकता है। तो जमीन तो आप हमसे छीन रहे हो, एक्सप्रेसवे बना करके, एयरपोर्ट बना के हमारे तमाम यहाँ पर जमीन बचाने के लिए हमारे जो किसान साथी हैं, हीरा लाल जी हैं, हमारे दिनेश जी हैं, महेंद्र जी हैं, नंदलाल जी हैं, विनोद जी हैं, साहबदीन जी हैं, अवधेश जी हैं, तमाम साथी यहाँ पर आए हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। दूसरी लड़ाई रोजगार की है और वो लड़ाई रोजगार की छिड़ गई है। और इस देश में जो नीट पे पेपर लीक के मामले पे जो जंतर मंतर पर जो छात्र युवा इकट्ठा हुआ था, वो छात्र युवा सिर्फ और सिर्फ नीट पेपर लीक का नहीं था, वो उस एनसीआर बेल्ट का भी था जो नोएडा में मानेसर में अभी पिछले दिनों लाठी खाया था। जब ईरान में युद्ध होने लगा और क्राइसिस बढ़ने लगी, जब सिलेंडर का दाम बढ़ गया, जब हमारे घर का बच्चा, वो मजदूर क्या, वो बच्चा है भाई,
20 साल 22 साल के लड़के जा करके नोएडा में मनेसर में जाके मजदूरी करते हैं। जब दाम बढ़ गया तो सड़क पे आ गया। और ये सरकार जैसे किसानों को कही कि ये उग्रवादी आतंकवादी है, उनका भी पाकिस्तान से उनका कनेक्शन जोड़ दिया गया। और हमारे सत्यम प्रजापति की तरह हमारे एक दोस्त है सत्यम वर्मा जी, लाल बहादुर वर्मा जैसे बड़े हिस्टोरियन के बेटे हैं, आज उसको कॉन्स्पिरेसी में बंद किया गया है। इस देश में बड़े पैमाने पर इस देश का युवा जो बात करता था, आज उमर खालिद से लेकर तमाम ऐसे नौजवान जो जेलों में बंद हैं। मतलब कि आपकी जमीन की लाई और रोजगार की लाई। तो मुझे लगता है इस पे बात करनी चाहिए। दूसरा कि अभी इस देश में महिला रिजर्वेशन की भी बात, क्योंकि पूरी बात आई है, अभी महिला रिजर्वेशन की बात नहीं आ पाई। और महिला रिजर्वेशन की बात में भी एक कोटे में कोटा नहीं देना चाहते हैं। मतलब कि आप महिला रिजर्वेशन लागू करके आप दरअसल फिर से एक ओबीसी के साथ खेल छलावा करने जा रहे हैं। उसके हक अधिकार पर फिर से आप डाका डालने जा रहे हैं। और ये सरकार दरअसल ओबीसी से डरती है। अभी हमारे साथी नीलेश जी जो बात कर रहे थे, दरअसल मंडल कमीशन, ये बात मान्यवर काशीराम जी को बखूबी मालूम था। इसीलिए उन्होंने मुलायम सिंह जी से कहा कि आप पार्टी बनाइए, आप पार्टी बनाइए। ये आर्टिकल है बीबीसी पे अनिल चमड़िया जी का कि किसने कहा मुलायम सिंह यादव को पार्टी बनाने के लिए। उसमें मान्यवर काशीराम का रोल था और वो चाहते थे कि ओबीसी एक उभार ले, क्योंकि ओबीसी का जो उभार है वो कोई, क्योंकि इसके साथ ये है कि जनरल और SC/ST के बीच का है और एक क्लास है। और इस क्लास के जो उभार ने मंडल कमीशन जब आता है तो भारतीय राजनीति को पलट देता है पूरा। और मंडल कमीशन 90 के बाद जो पूरी देश की राजनीति है बदल जा रही है, उसमें लालू मुलायम से लेकर तमाम जो समीकरण बन रहे हैं वो बनते जा रहे हैं। और बाद में उस समीकरणों को तोड़ने के लिए पहले क्रीमी लेयर को मंडल कमीशन के साथ ही लाया गया, उसके बाद लाया गया राजनाथ गवर्नमेंट ने कोटे में कोटा और दलितों में भी उपवर्गीकरण की बात आने लगी। तो मामला सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तो आप लड़ाई बहुत कमजोर लड़ रहे हैं और दूसरे उस लड़ाई को भी जो मिल भी रहा है उसको आपको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और दरअसल यूजीसी की जो बात अभी सत्यम जी कर रहे थे, आखिर में यूजीसी का विरोध क्यों? यूजीसी में 2012 की जो गाइडलाइन है उसमें तो SC/ST है, इसमें ओबीसी नहीं है, लेकिन 2026 की गाइडलाइन में ओबीसी है। और ओबीसी वो तबका है जो कि जिसके पास थोड़ा लैंड है, थोड़ा नौकरियों में भी है, थोड़ा वो जो कहते हैं ना लोग कि दो जातियां, जो एक दलित में एक जाति और ओबीसी में एक जात, कि इन दोनों जातियों ने लूट लिया। लूटा कैसे? सिंपल सा है, जिसके पास लैंड था उसने 2 वरिया बेचा, बच्चा जाओ BHU, बच्चा जाओ JNU, बच्चा जाओ इलाहाबाद, और पढ़ लिया और जैसे ही उच्च शिक्षा उसने पाई उसने नौकरी पा ली। लेकिन क्या जब हम बात कर रहे हैं कि आज यूजीसी को भी खत्म करके VBSA लाने की बात हो रही है, आज इस देश में 40-40 लाख रुपए में BA करवाया जा रहा है, तो क्या जो ये लोग जिस बात को कहते हैं कि यादव कुर्मी कुशवाहा खा गया सब, तो क्या ये गारंटी देंगे कि जो राजभर है, जो चौहान है, जो निषाद है, जो कुमार है, जो प्रजापति है, वो क्या शिक्षा पालेगा? अगर किस राजभर में, किस प्रजापति जी, किस कुमार में, किस घर में ये औकात है कि अजीम प्रेमजी में 18 लाख रुपए में BA करेगा, अशोका यूनिवर्सिटी में 40 लाख BA करेगा? सच्चाई तो ये है कि सर, जो आज की डेट में जो शिक्षक है वो भी अपने बच्चे को जो है BA कुछ दिन बाद नहीं करवा पाएगा। सवाल बहुत सारे हैं, तो मुझे लगता है